नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं कि आप सब लोग आजकल न्यूज में देख रहे होंगे। आज 3 दिसंबर है और 4 दिसंबर को एक तूफान, साइक्लोन, चक्रवात जवाद, ये नाम है जिसको स्पेल हम लोग करते हैं जवाद के नाम से, जो कि एक अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ होता है दयालु, काइंडनेस के संदर्भ में। और ये अटैक करने वाला है कल आपके आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और ओडिशा के दक्षिणी भागों पर यह हिट करने जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आंध्र प्रदेश और ओडिशा से भी होंगे, अगर तटीय क्षेत्रों से है, थोड़ा सा बच के रहें इन चीजों को। बाकी आपके लिए सरकार, एनडीआरएफ की टीम सभी लगी हुई है। क्या होता है ये जवाद, किस प्रकार से इसके नाम दिए गए हुए हैं, कुछ अन्य नामों को भी जानेंगे जो यूपीएससी में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। क्या ये जवाद जो तूफान, चक्रवात हिट करने जा रहा है पूर्वी तट को, क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है? क्या ये फेनी फोनी या फिर अम्फान या फिर ताउते या फिर यस तूफान की तरह बहुत ही खतरनाक हो सकता है? कैसे, अभी हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो जानकारी आप लोग रखिएगा कि ये जो जवाद तूफान जो है आंध्र प्रदेश और ओडिशा को हिट करने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, कि ये इसका डेवलपमेंट जो हुआ है बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि ये जो जवाद तूफान जो है इसका फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल में। भारत में 2 शाखाएं बनती है इंडियन ओशियन की, अरब सागर और आप देखते हैं कौन सा, बे ऑफ बंगाल। दोनों ही जगहों पर चक्रवात की स्थिति बनती है। अगर अरब सागर में चक्रवात बनता है तो उससे जो मोस्टली अफेक्टेड रीजन होता है वो गुजरात होता है और महाराष्ट्र का ऊपरी भागों में आपको देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में चक्रवात बनते हैं तो ये तो पूरा का पूरा पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है ये पूरा पूरा प्रभावित होता है आपसे। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस चक्रवात को, जो कि ताउते, ये जो आपको नाम दिया गया जवाद, ये अरबी शब्द है, दयालु है। दैट मीन्स कि इसकी जो स्पीड होगी, बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड जो होगी 117 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से होगी। तो बहुत ज्यादा वरी होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो फेनी फोनी और अम्फान देकर जो तूफान रहे हैं उनकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही थी। 8 लेवल का चक्रवात की चर्चा हो रही थी, बट यहां पर चक्रवात जो है उसकी स्पीड कम है। तो स्पीड कम है तो उसका जो प्रभाव होगा वो भी कम होगा, लेकिन फिर भी चक्रवात तो चक्रवात है। ठीक, मैं यहां पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप यहां पर देख रहे हो कि ये चक्रवात जो फॉर्म किया है इस स्थान विशेष पर उसका फॉर्मेशन आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से फॉर्म करता हुआ मूव करेगा आपको किधर की ओर, विशाखापट्टनम से ऊपर भुवनेश्वर की ओर मूव करने जा रहा है। ओके, तो ये एक पॉइंट यहां पर मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से चक्रवात मूव करता हुआ आपको दिख रहा है। आप इसको स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको एक आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखिए कि चक्रवात जब भी बनते हैं तो क्या होता है चक्रवात। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चक्रवात में हवाओं की चक्रीय गति होती है, जिसके केंद्र में निम्न दाब लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर बढ़ता हुआ हाई प्रेशर होता है। और हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाएं चलती है आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपने यहां पर दिखा दिया क्या कि यहां पर लो प्रेशर है और बाहर की ओर क्या है, तो हाई प्रेशर। और अगर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की हम लोग चर्चा करें, बे ऑफ बंगाल की चर्चा करें, तो ट्रेड विंड्स के द्वारा इसकी दिशा निर्धारित भी होती है। तो ट्रेड विंड्स की दिशा जो होती है इस प्रकार से, तो आप देखेंगे यहां पर बेसिकली कि ये जो ट्रेड विंड्स की दिशा जो हो रही है, इस कारण से इसकी जो घूर्णन, जो गति जो हो जाती है, जो मूव जो कर रहा है वो इस प्रकार से मूव करेगा। सो एंटी क्लॉकवाइज इसकी गति होती है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो चक्रवात जो बनते हैं उनकी जो दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है वो ट्रेड विंड से प्रभावित होता है। एक पॉइंट आपको यह भी जानकारी मिली। फिर मैंने बताया कि चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात हवाओं की एक चक्रीय गति है जिसके केंद्र में निम्न दाब एवं बाहर की ओर बढ़ता हुआ उच्च दाब होता है, और जिससे हवाएं बाहरी क्षेत्र से आंतरिक भाग की ओर प्रवाहित होती है। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि इस चक्रवात का भी आई डेवलप नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ बहुत सारी चीजें बता रहा हूं कि इस चक्रवात का भी जो है ये आई डेवलप नहीं हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं चक्रवात की आंख। ये क्या कहलाता है, चक्रवात की आंख कहलाता है। कई बार यहां से यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आपको आरओ हो,
ठीक है, इवन अगर आप एसआई वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो उन सब में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख का डेवलप होने का मतलब होता है कि वो चक्रवात भयंकर रूप धारण कर चुका है, उसका विस्तार बहुत अधिक हो चुका है, डायमीटर काफी बढ़ चुका है, क्योंकि वो आई ऑफ साइक्लोन वहां पर डेवलप कर चुका है। और फिर इस प्रकार की स्थिति आपके सामने में देखने को मिलती है। ओके, तो एक पॉइंट यहां पर आपके बारे में, जवाद के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो जवाद का भी आई जो है डेवलप नहीं हुआ है, स्पीड भी कम है। डेट मीन्स कि इसके प्रभाव जो होंगे एक मॉडरेट लेवल पर इसके प्रभाव होंगे, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीम आप देखेंगे लगभग 65 स्थानों पर डिप्लॉय की जा चुकी है, अंडमान निकोबार में भी और पूरे पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी की जा चुकी है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा एक पॉइंट कि जब भी, जैसे कि ये आप देखिए कि एक सरफेस है और एक पार्टिकुलर स्थान पर सबसे पहले जब चक्रवात की एंट्री होती है, चक्रवात की एंट्री होगी सबसे पहले, तो छोटे बादल आपके सामने में होते हैं, बादल की ऊंचाई कम होती है और इससे क्या होगी, कम वर्षा होती है। ठीक है, इससे क्या होगी, कम वर्षा होती है, लेस रेनफॉल देखने को मिलेगा। फिर इससे अधिक ऊंचाई के बादल होंगे और यहां पर क्या होगी, तो अधिक वर्षा होगी। ये सीरीज है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के मैकेनिज्म को मैं 2 डायमेंशनल फिगर में यहां पर आपको दिखा रहा हूं। फिर जो फेज आता है वो फेज आता है सबसे भयानक फेज, जिसमें चक्रवात में बादलों की ऊंचाई जो होती है काफी अधिक होती है और यहां पर जो बादल बनते हैं वो बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। यहां पर जो बादल बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, जिनका वर्टिकल एक्सटेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर ये बादल की बात करें तो इस बादल की ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर की होती है, कभी कभी तो 14 किलोमीटर तक भी हो सकती है इस बादल की। वर्टिकल एक्सटेंट, ऊर्ध्वाधर जो उसका विस्तार होता है मैक्सिमम होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कपासी वर्षाकारी मेघ हम लोग इसको कहते हैं। यहां पर आपको जो होगी सर्वाधिक वर्षा होगी, स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाती है चक्रवात की, और ये फसलों के लिए, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, मानवीय निवास के लिए, सेटलमेंट के लिए, सबके लिए खतरनाक होता है, पेड़ें उखड़ जाती। ठीक है, अब जो इसके बाद जो आता है ये आता है, देखिए जरा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, यही होता है आई ऑफ साइक्लोन। देखिए यहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब जो है, नाउ यू कैन सी द आई ऑफ साइक्लोन। ये वाला भाग जो आया आपके सामने में, इसको हम लोग कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, जिसका हिंदी होता है चक्रवात की आंख, क्योंकि डेवलप कर चुका है। और ये जो भाग होता है ये दोनों सर्वाधिक वर्षा के मध्य का क्षेत्र होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया, तो यहां पर जो हवा जो ऊपर की ओर उठती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई होने से ये वायु जो होती है ठंडी हो जाती है। दोनों ही स्थानों पर वायु बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर दोनों तरफ से नीचे की ओर उतरती है। ये जो मैंने मार्क आपको जो किया है, जरा सा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे यहां पर, ये जो मैंने मार्क किया ये आई वाल है। ये दोनों जो भाग आप देख रहे हैं, इन दोनों भागों के मध्य का जो क्षेत्र है, ये भाग हम लोग कहते हैं आई वाल, चक्रवात के आंख की दीवार, चक्रवात के आंख की दीवार। और चक्रवात की जो आंख जो होती है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। आपके कई क्वेश्चन भी यहां से मैं सही करवा दूंगा कि इस भाग में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि जो ठंडी वायु काफी ऊंचाई तक ऊपर उठ चुकी है, ये वायु नीचे की ओर जब आती है तो ये गर्म होते हुए आती है, और जब ये वायु गर्म होते हुए इस क्षेत्र में आएगी तो आपकी भी जानकारी में होना चाहिए कि बादल बनने के लिए, कंडेंसेशन प्रोसेस होने के लिए सैचुरेटेड एयर का होना बहुत जरूरी है, संतृप्त वायु का होना बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो यहां पर वायु का तापमान बढ़ जाता है और आई ऑफ साइक्लोन के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। एक पॉइंट आपका और क्लियर हुआ यहां पर। अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि फिर से ये क्षेत्र आएगा, अभी ये कपासी वर्षाकारी मेघ का क्षेत्र था, फिर से ये क्षेत्र आ गया और यहां पर फिर क्या होगी, तो सर्वाधिक वर्षा होगी। यहां पर आप देखिए, ये मैं आपको अभी एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा कि कैसे मैकेनिज्म काम करता है चक्रवात का। फिर से सर्वाधिक वर्षा होगी और फिर उससे कम वर्षा और फिर उससे कम वर्षा होती है। यहां पर फिर दिखाएंगे अधिक वर्षा और फिर दिखाएंगे कम वर्षा, और इस प्रकार से आप दिखाते हैं कि चक्रवात गुजर चुका होता है। तो चक्रवात का डायरेक्शन हमने इस तरह से दिखाया है, पूरब की ओर से आ रहा है चक्रवात, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जावाद जो तूफान आ रहा है पूर्वी भागों के पूर्वी तट पर हिट करेगा। तो यहां पर
पहले जो होती, पहले हल्के बादल होते, कम ऊंचाई के बादल होते, कम वर्षा होती है, फिर थोड़ी अधिक ऊंचाई के बादल होते, अधिक वर्षा होती है, फिर सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते, सर्वाधिक वर्षा होती, ठीक है। और दो सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र होता है उसके बीच में, चूंकि दोनों तरफ में ठंडी वायु ज्यादा हो जाती है, तो ठंडी वायु ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, तो उतरती है। ठंडी वायु क्या हो रही है, तो ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है, और इस कारण से चक्रवात की आंख का जो क्षेत्र होता है वहां पर वर्षा नहीं होती। फिर सर्वाधिक वर्षा होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, और इस प्रकार से चक्रवात क्या होता है, समाप्त हो जाता है। एक बार चक्रवात जो अगर लैंड एरिया पर हिट कर गया तो उसमें जो कंडेंसेशन होने के बाद जो लैटेंट हीट रिलीज होता है और जो एनर्जी रिलीज होकर जमा हुई रहती है वो लैप्स होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे उसमें वर्षा होता जाएगा, नमी की मात्रा कम होते जाएगी, वो चक्रवात क्षीण पड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। सो लैंड एरिया से टकराने के बाद चक्रवात जो होता है क्षीण पड़ता चला जाता है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव जो होंगे, अगर ये विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसके प्रभाव आपको ओडिशा के बाद बंगाल और झारखंड, इन सब भागों में आपको देखने को मिलेगा। कैटिंग पॉइंट, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखने की यहां पर जरूरत है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यस तूफान, जो इससे पहले यस तूफान जो आया वो नाम दिया गया था किसके द्वारा, ओमान के द्वारा। अम्फान तूफान जो आया था वो नाम किसके द्वारा दिया गया था, थाईलैंड के द्वारा। ताउते, ये के साइलेंट था, ताउते तूफान जो दिया गया वो किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा। और फेनी, ये फोनी नाम जो दिया गया था ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और इस बार जो अभी जो तूफान आया है वो सऊदी अरब, ठीक है। तो अभी जो तूफान आया है उस तूफान का नाम जो जवाद जो दिया गया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जवाद मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से स्पेल किया जाता है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे है, तो जवाद, ये तूफान का नाम हो गया, लेकिन स्पेल करने में जवाद हम लोग स्पेल करते हैं। और जवाद तूफान जो है इसका मतलब होता है दयालु, काइंडनेस इसका मतलब होता है, दयालु मतलब कि ये जो तूफान होगा मॉडरेट लेवल का होगा, बहुत ज्यादा इसके प्रभाव जो होंगे वो उस प्रकार से नहीं होंगे जैसे कि फेनी, फोनी और अम्फान वगैरह के हुए थे। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को रिवाइज करवाता हूं कि जवाद तूफान जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, और ये हिट कहां पर कर रहा है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटों को हिट कर रहा है। इसमें अब तक आई नहीं बनी है, इसलिए ज्यादा विनाशकारी तूफान होने की संभावनाएं कम व्यक्त की जा रही, लेकिन फिर भी 65 एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉयड की जा चुकी है सारी चीजों को नियंत्रित रखने के लिए। और साथ साथ में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चक्रवात का नाम कौन से देश रखते हैं, तो हिंद महासागर से जुड़े हुए जो देश है वो सब इन चक्रवातों का नाम रखे हुए, और वही आपको रिपीटेडली क्या होता है, आते रहते हैं, कभी आपको बंगाल की खाड़ी में, कभी अरब सागर में। अरब सागर में भी चक्रवात बनते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरब सागर का जो क्षेत्र होता है इन भागों में भी आपको क्या होते हैं, तो चक्रवात बनते हैं। और इससे जो प्रभावी होता है वो आपको महाराष्ट्र का उत्तरी भाग और साथ साथ में गुजरात के भागों में आपको ज्यादा प्रभाव देखने को यहां पर मिलता है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर और बताया अभी आपको क्या, कि जो चक्रवात जो होते हैं, मैं एक चीज और आपको क्लियर करूं, ये जो ट्रॉपिकल चक्रवात जो आपके सामने में दिख रहे हैं, ये जो चक्रवात है कौन से चक्रवात है, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में आने वाले जो चक्रवात होते हैं वो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और मैं बताऊं कि चक्रवात की बारंबारता शीतकाल में अधिक देखने को मिलती है, कोरोमंडल तट भी उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है, जो कि आपको कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक माना जाता है, क्योंकि जो सूर्य जो उत्तरायण होता है और फिर दक्षिणायन होता है, तो बंगाल की खाड़ी अधिक मात्रा में गर्म होती है। पहले सूर्य क्या होगा, उत्तरायण जाएगा 21 जून तक, 21 जून के बाद जब सूर्य लौटना शुरू करता है और 23 सितंबर तक वो आप देखिए गुजरता है किससे, 0 डिग्री से, और फिर 22 दिसंबर की ओर मूव किधर की ओर कर रहा है, तो वो मूव कर रहा है आपको मकर रेखा की ओर। तो इस अंतराल में ये जो भाग जो आप देखते हैं, ये जो बंगाल की खाड़ी का भाग है वो अधिक मात्रा में गर्म होता है, तो समर से ज्यादा बारंबारता जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की देखने को मिलती है वो विंटर में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। देन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो चक्रवात जो बनते हैं कभी भी ITCZ के क्षेत्र में नहीं बनते,
चक्रवात कभी भी ITCZ के क्षेत्र में नहीं बनते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो रीजन होता है इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं बनते। और चक्रवात जब भी बनेगा 5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के बीच में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सामने में देखने को मिल रहा। और सेंटर में क्या होगा, लो प्रेशर, और बाहर की ओर क्या होता है, हाई प्रेशर। तो हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इस प्रकार के डायरेक्शन आपके सामने में देखने को मिलता है कि डायरेक्शन जो हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देख रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और साउथ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्लॉकवाइज आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर पॉइंट यहां तक सही बच्चों को? इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्कुलर शेप आपको यहां पर चक्रवात का देखने को मिल रहा है। शेप कैसा हो गया, सर्कुलर शेप हो जाएगा। स्पीड जो इसकी होती है, अगर हम देखें बहुत ही कम लेवल का चक्रवात जो होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी इसकी गति हो सकती है। 180 तक तो हम लोग रखते ही है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी इसकी गति हो सकती है। मोर देन एवर वो 8 लेवल का चक्रवात होता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि चक्रवात जब भी बनते हैं तो सिर्फ सागरीय धरातल पर ही बनते हैं। इट कैन ओनली फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ सी और ओशियन। चक्रवात केवल और केवल सागरीय या महासागरीय धरातल पर ही बनते हैं। और ऐसा क्यों होगा, जरा सा ये समझिए कि चक्रवात जो होते हैं केवल सागर और महासागरीय भागों पर ही क्यों बनते हैं, जरा सा समझते हैं। क्योंकि जो सागर या महासागर का भाग है, इस धरातल के ऊपर में कभी भी जो डायगोनल टेम्परेचर जो होता है, जो दैनिक तापांतर जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। बस ध्यान रखिएगा, महासागरों के ऊपर में, जलीय भाग के ऊपर में, सागरीय क्षेत्र के ऊपर में जो दैनिक तापांतर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। जबकि वही चीज आप लैंड एरिया में देखेंगे तो लैंड एरिया सूरज की गर्मी से बहुत तेजी से गर्म होता है, और रात में जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होना शुरू होता है शाम से तो वो ठंडा भी होता है। तो जो आपका जो ऐसा इसलिए क्योंकि जो महाद्वीप का भाग होता है ये ओपेक बॉडी होता है, ये जो होता है ओपेक बॉडी होता है, अपारदर्शी होता है, तो तुरंत गर्म हो जाएगा। दिन में गर्म हो गया, रात में ठंडा हो गया, क्योंकि एनर्जी जो आया उसको रिलीज कर दिया बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन कोएफिशिएंट आपने पढ़ा होगा कि एनी ऑब्जेक्ट हैविंग अ टेंपरेचर मोर देन -273 डिग्री सेल्सियस विल इमिट द हीट। कोई भी वस्तु अगर उसका तापमान -273 से अधिक है तो हीट को रिलीज करेगा। क्या पर तो पृथ्वी जो गर्म हुई, लैंड एरिया उसने हीट को रिलीज कर दिया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, तो ये भाग तो कम हो गया टेम्परेचर। लेकिन जो जलीय भाग होते हैं, जलीय भाग में 200 मीटर की गहराई तक सूरज की किरणें प्रवेश करती हैं, और यहां पर ओसेनिक करंट भी होते हैं, एक स्थान का जल दूसरे स्थान तक भी जाता है। तो ये पूरा का पूरा भाग जो गर्म होता है ये गर्म ही रहता है। तो यहां पर दिन रात के, अगर मान लीजिए कि यहां पर टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस अगर डे में है तो नाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, तो दिन रात के तापमान का अंतर 1 डिग्री सेल्सियस है, और ये तापमान अधिक है। तो अब क्या होगा, यहां पर पॉइंट में आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे फॉर्मेशन होता है चक्रवात का, किस प्रकार से चक्रवात का निर्माण होता है। तो चक्रवात ऑलवेज फॉर्म्ड एज अ डिप्रेशन। चक्रवात जब भी बनते हैं तो एक डिप्रेशन के रूप में बनते हैं। देखिए यहां पर ये फॉर्म कर रहे हैं, और धीरे 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 इसका जो साइज है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चक्रवात जब भी बनता है एक डिप्रेशन के रूप में बनता है, और ये वो डिप्रेशन नहीं है जो आप कई बार सोचते हैं कि हम डिप्रेस हो गए, फलना ढिकना, कई बार लोग हो जाते हैं अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ये वो अवसादग्रस्त नहीं, ये एक अवदाब है। ठीक है, ये क्या है, तो एक अवदाब है, और अवदाब के रूप में यहां पर टेम्परेचर अधिक होता है, वायु ऊपर की ओर उठते रहती है, इन भागों में कंडेंसेशन प्रोसेस होता रहता है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी है रिलीज होते रहती है, और ये भाग गर्म होते जाता है, और यहां पर एनर्जी स्टोर होते हुए जा रही है, नमी की मात्रा स्टोर होते हुए जा रही है। सो साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑलवेज फॉर्म्ड एज अ डिप्रेशन, अवदाब के रूप में फॉर्म करता है। और एक बार जब इसमें गति आ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स के द्वारा इसका दिशा निर्धारित होता है, तो ये क्या किधर की ओर मूव करेगा, ये मूव करेगा आपको लैंड एरिया की ओर। तब ये मूव करता है आपको लैंड एरिया की ओर, और स्थलीय भागों पर आकर ये अपना प्रभावकारी रंग दिखाता है।
अभी के समय में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है कि कोई भी फिशरमैन हो वो समुद्र में ना जाए। जिनकी फसलें तटीय क्षेत्रों में खड़ी है वो अपने फसली क्षेत्रों की रक्षा करें और काफी सारे सुरक्षा के उपाय सरकार ने कर रखा है। तो होप ये आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो, तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भी काफी सारी चीजें इसी प्रकार के मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के रूप में लाता रहूंगा। सो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। सो इसी तरह से जुड़े रहिए अपने साथ में एग्जाम्प्रो के प्लेटफॉर्म के साथ में। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।